प्रिय छात्रों, किरण क्लासेस वासलीगंज में आपका स्वागत है। मैं ओझा सर आपकी सेवा में उपस्थित हूं कुछ बताने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क रूप से अपना वीडियो बनाता हूं ताकि उनकी परीक्षा में कुछ लाभ हो जाए। और जैसा कि यह आप लोग जानते हैं कि 3 अगस्त से रेलवे के ग्रुप डी की परीक्षा शुरू हो रही है, तो उसी के संबंध में आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसको कहते हैं PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इससे ज़्यादा आने की संभावना है और जो परीक्षार्थी हैं, एस्पायरेंट हैं ग्रुप डी के, वो इसको ज़रा परीक्षा में जाते वक्त देख लेंगे तो हो सकता है कुछ उनको लाभ हो जाए या इससे कुछ प्रश्न उनको लड़ जाए। तो आइए अपने विषय पर आता हूँ, कुछ विशेष नहीं। तो जनरल स्टडी से संबंधित है, रेलवे ग्रुप डी इम्पोर्टेंट PYQ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला है, कैलोमेल होता है, जिसको रस कपूर के नाम से भी जानते हैं, क्या होता है? मर्क्यूरी क्लोराइड। मर्क्यूरी क्लोराइड पारा, मर्क माने होता है क्या? पारा। पारा के रासायनिक सूत्र Hg होता है और Cl2, मर्क्यूरिक क्लोराइड। कैलोमेल, इसका रासायनिक दूसरा नाम कैलोमेल भी है। क्या है? कैलोमेल। तो आपका प्रश्न है, पूछ रहा है कि कैलोमेल होता है, क्या होता है? तो मर्क्यूरी क्लोराइड को ही कैलोमेल कहते हैं, इसी का दूसरा रासायनिक नाम है। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के बल पर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? राष्ट्रपति का अधिकार होता है कि देश में जब आर्थिक या कोई उपद्रव हो रहा है, आर्थिक संकट है या किसी तरह का देश पर संकट आ जाता है, तो राष्ट्रपति का यह अधिकार है कि देश में आपातकाल का घोषणा करने का अधिकार उन्हीं को है, जिसको अंग्रेजी में इमरजेंसी कहते हैं। इमरजेंसी, जैसा कि मिसेस गांधी पहले 1975 में 1975 में आपातकाल की घोषणा की थी। जब श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थी तो उनके सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किए थे। तो किस अनुच्छेद के तहत? तो संविधान का अनुच्छेद है 352। 352 अनुच्छेद जो है वो राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि देश में जब आपात की स्थिति आ जाती है, कोई संकट देश पर आ जाता है, तो उस समय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार। उसके बाद है, दिन और रात का अंतर बढ़ जाता है जैसे जैसे हम जाते हैं। कहाँ जाते हैं? दिन और रात का अंतर बढ़ जाता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। ध्रुव से चलिएगा भूमध्य रेखा की तरफ, ध्रुव से जब भूमध्य रेखा की तरफ बढ़िएगा तो दिन और रात का अंतर आपको बढ़ जाएगा। दिन और रात का अंतर बढ़ जाएगा। कहाँ? कब? जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जाना शुरू करेंगे। ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जब हम जाना शुरू करेंगे तो दिन और रात का अंतर उस समय बढ़ जाता है। चौथा क्वेश्चन है कि पहले संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? जैसा कि आप जानते हैं कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951, जब जवाहरलाल प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रधानमंत्री थे, तो वही पहला संविधान संशोधन किए थे। और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पहला संविधान संशोधन 1951, 1951, उस समय भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद है, कोशिका में कोशिका द्रव भरा रहता है। कोशिका में जैसे जंतु कोशिका तो गोलाकार या होती है और पौधे की कोशिका होती है चौकोर होती है। तो इसमें एक केंद्रक रहता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, और ये आपका बाह्य झिल्ली हो गया, और इसमें द्रव भरा हुआ रहता है। क्या भरा हुआ रहता है?
कोशिका द्रव जिसको कहते हैं अंग्रेजी में साइटोप्लाज्म कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। इसी तरह ही प्राणी कोशिका है, इसमें भी एक केंद्रक रहता है और केंद्रक में केंद्रीय द्रव भरा रहता है। ये बाह्य झिल्ली हो गया और इस केंद्रक और बाह्य झिल्ली के बीच में द्रव भरा हुआ रहता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, हिंदी में कोशिका द्रव्य कहा जाता है। तो आपका सवाल है कि कोशिका में कोशिका द्रव भरा रहता है, कहाँ कहाँ भरा रहता है? केंद्रक और झिल्ली के बीच में। तो यही आपका केंद्रक हो गया, ये जो है केंद्रक हो गया और ये झिल्ली हो गया, बाह्य झिल्ली, और इसी के बीच में द्रव भरा रहता है जिसको हम कोशिका द्रव के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में साइटोप्लाज्म कहेंगे। ऐसी ठीक तरह से प्राणी कोशिका या जंतु कोशिका में भी होता है। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, केंद्रक जिसको हिंदी में कहते हैं, और ये हो गया बाह्य झिल्ली। या बाह्य झिल्ली और केंद्रक के बीच में द्रव भरा हुआ रहता है जिसको कोशिका द्रव के नाम से जानते हैं। तो आपका सवाल है कि कोशिका में कोशिका द्रव भरा रहता है किसके किसके बीच? तो केंद्रक और झिल्ली के बीच, बाहरी झिल्ली, बाह्य झिल्ली के बीच में। उसके बाद है नदी मुख क्या होता है? तो नदी की घाटी का जो डेल्टा है और समुद्र को अलग करता है, नदी घाटी का जो डेल्टा और समुद्र के जो अलग करता है, इन दोनों को, डेल्टा और समुद्र को जो अलग करता है उसको नदी मुख कहा जाता है, नदी मुख कहा जाता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, कंपनी के शासनकाल में बंगाल के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया था? कब? कंपनी के शासनकाल में। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी सन 1600 ईस्वी में भारत में, तो उस समय बंगाल के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया था? लेपेस्टर साहब को, लेपेस्टर, ध्यान दीजिएगा। कंपनी के शासनकाल में, कंपनी के शासनकाल का था 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में व्यापार करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया और शासन जमाना भी शुरू कर दिया। तो कंपनी के शासनकाल में बंगाल के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश लेपेस्टर साहब को बनाया गया था। उसके बाद है कनिष्क किस का समर्थक था? बौद्ध धर्म का। कनिष्क कुषाण वंश का राजा था। किस वंश का राजा था? कुषाण वंश। तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क, और कौन धर्म मानता था? बौद्ध धर्म मानता था। ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल पूछ सकता है कि कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कुषाण वंश, कुषाण वंश, कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। ध्यान दीजिएगा। किस घास को हाथी घास के नाम से जाना जाता है? ध्यान दीजिएगा, स्टेपी घास को हाथी घास के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया और सब विदेश में बड़े बड़े घास होते हैं, यहाँ चारागाह पशु लोग जाकर के, किसान लोग या जो पशुपालक हैं वो अपना पशु को उसमें चराते हैं, मवेशी को चराते हैं, तो वैसे घास को स्टेपी कहा जाता है जो बहुत बड़ा बड़ा होता है, लेकिन भारत में नहीं है, विदेशों में है। उसके बाद है आवर्त सारणी में क्लोराइड और ब्रोमीन को एक ही समूह में क्यों रखा गया है? क्लोराइड और ब्रोमीन को, क्लोरीन और ब्रोमीन, ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन और तो एक ही समूह में क्यों रखा गया है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो दोनों के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के बाहरी कक्ष में भी 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरा से लेकर के अपना अष्टक पूरा करता है, और ठीक उसी प्रकार ब्रोमीन भी के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन रहता है और किसी दूसरे तत्व से अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के वो अपना अष्टक पूरा करता है, जैसा न्यूलाइन का अष्टक का नियम आवर्त सारणी में जो दिया हुआ है उसके अनुसार मैं बोल रहा हूँ। तो दोनों के बाहरी कक्ष में क्या इलेक्ट्रॉन रहेगा? 7 इलेक्ट्रॉन। लेकिन सभी जितने भी रासायनिक हैं वो सब बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। ये 7 है तो एक दूसरा से लेता है और संयोग करने के बाद दो रासायनिक तत्व जो संयोग करते हैं तो 7 और एक और मिलकर हो गया 8, अपना उसका बाहरी कक्ष में अष्टक पूरा हो जाता है। अगला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्य का निर्माण का अधिकार देता है? अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को यह अधिकार है कि नए राज्य का निर्माण किया जाए। जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा पहले एक था, लेकिन धीरे धीरे बंगाल भी अलग हो गया, उड़ीसा भी अलग हो गया, बिहार भी अलग हो गया। फिर बिहार का विभाजन हुआ 2000 में,
झारखंड अलग हो गया। अलग अलग राज्य की स्थापना करने का अधिकार संसद को है। और किस अनुच्छेद के तहत है? संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को यह अधिकार है कि नए राज्य की स्थापना किया जाए। उसके बाद है दोलन स्प्रिंग वाली घड़ी को चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा? मान लीजिए ये घड़ी है, पहले जो घड़ी होती थी तो इसमें एक दोलन लगा हुआ रहता था, वो इधर से जाती थी और इधर भी आती थी, तब घड़ी का सुई जो है वो आगे बढ़ता था। तो इसको दोलन घड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो सवाल है आपका कि अगर दोलन घड़ी को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो क्या होगा? घड़ी धीमी चलने लगेगी। क्या होगा? घड़ी का चाल जो है वो धीमा हो जाएगा, चाल धीमा हो जाएगा। उसके बाद है शिवाजी के गुरु कौन थे? दादाजी कोंडदेव। कोंडदेव। शिवाजी के गुरु कौन थे? दादाजी कोंडदेव। उसके बाद है विज्ञान से संबंधित है, पौधा में पानी जड़ से पत्तियों तक कौन ऊतक पहुंचाता है? तो जाइलम ऊतक। ध्यान दीजिएगा, दो पौधा में दो ही ऊतक परिवहन का काम करते हैं। एक है जाइलम, जाइलम, और दूसरा है फ्लोएम। फ्लोएम। तो जाइलम का काम है क्या? जमीन से पौधा का जो जड़ है जमीन से पानी खींच करके पत्तियों तक पहुंचाता है ताकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सके और पौधा अपना भोजन बना सके। तो जड़ से ये जड़ जो है वो जमीन से पानी खींचता है, तो जड़ में कौन सा ऊतक होता है? जाइलम। और फिर उस पानी को जाइलम नामक ऊतक जो है पौधा में जो है उस पानी को ऊपर पत्ती तक पहुंचाता है, पहुंचाने का काम जाइलम करता है। अब पत्ती में जब फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है, खाना बन जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे जल और कार्बन डाइऑक्साइड के मदद से अपना विशेष प्रकार के भोजन पौधा तैयार करते हैं। इसी विधि को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस अंग्रेजी में कहते हैं। तो और पौधा, एक बात और जान लीजिए, पौधा मुख्य रूप से पौधा का भोजन क्या है? तो पौधा एक भोजन बनाता है, विशेष प्रकार का भोजन वो बनाता है पाराग्लाइकोजन। पाराग्लाइकोजन वो सब दिन एक चीज बनाता है, भरला भादो शुक्ला जैठ। ऐसा तो आदमी है कि कहीं पूरी बनाता है तो कभी सेवई बनाता है, तो अपनी इच्छा अनुसार बना के खा लेता है, लेकिन पौधा जो है वो सब दिन पाराग्लाइकोजन नामक भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। जैसा प्रकाश संश्लेषण हम बताए कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे जिसमें क्लोरोफिल रहता है, तो क्लोरोफिल के कारण पौधा हरा होता है। तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे जल और कार्बन डाइऑक्साइड, जल CO2 प्लस CO2 ये दोनों मिला करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड के मदद से पौधा एक विशेष प्रकार का भोजन तैयार करता है। इस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, O2 गैस जो है वातावरण को देता है पौधा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी याद रखिएगा कि कौन सी गैस उत्पन्न रिलीज होकर के वायुमंडल में आती है? तो ऑक्सीजन, जिससे ऑक्सीजन का बैलेंस वातावरण में बना हुआ रहता है। तो आपका सवाल है कि पौधा पानी जड़ से पत्तियों तक कौन ऊतक पहुंचाता है? तो जाइलम ऊतक पहुंचाता है। जिसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, पौधा अपना भोजन बनाया, जिसके कारण वो स्वस्थ रहता है। अब सवाल उठता है कि पौधा जब भोजन बना लिया तो भोजन को जड़ तक कौन ऊतक पहुंचाता है? तो वही ऊतक है फ्लोएम। जो प्रकाश संश्लेषण में पौधा अपना भोजन पाराग्लाइकोजन बनाया था, उसको फ्लोएम नामक ऊतक जो है पत्ती से लेकर के, तना से लेकर के जड़ तक पहुंचाता है। माने जाइलम जो है वो टुवार्ड्स द स्काई, आकाश की तरफ काम करता है, नीचे से ऊपर की तरफ। और फ्लोएम जो है टुवार्ड्स द अर्थ, माने आकाश से लेकर के, माने ऊंचाई से लेकर के जड़ तक पहुंचाने का काम करता है। जाइलम ऊपर और फ्लोएम नीचे, इस तरह से परिवहन पौधा में होते रहता है। तो खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम नामक ऊतक, याद रखिएगा। और पानी कौन चढ़ाता है? जाइलम नामक ऊतक।
जमीन से जड़ जो है वो पानी खींच करके पत्ती तक पहुंचाता है, जाइलम। और पत्ती में जब भोजन बन गया पैराग्लाइकोजन, तो उस भोजन को जड़ तक कौन पहुंचाता है? फ्लोएम नामक ऊतक जो है जमीन तक पहुंचाता है, जड़ तक पहुंचाता है। उसके बाद है श्वेत ग्रंथि शरीर में कौन सा काम करता है? श्वेत ग्रंथि को पसीना, जैसे मनुष्य अधिक परिश्रम करता है या गर्मी अधिक रहती है तो शरीर से पसीना चलता है, उसको पसीना श्वेत ग्रंथि द्वारा बाहर निकलता है। उसमें एक लवण रहता है, अतिरिक्त लवण को शरीर जो है बाहर निकाल देता है। जैसा कि आप कभी महसूस किए होंगे कि अगर आप गंजी पहने हैं तो पसीना से अगर भीग गया तो अगर फिर सूख गया तो गंजी पर एक उजला परत जम जाता है, तो उस क्या है? वो लवण है, जो शरीर का अतिरिक्त लवण है। उस श्वेत ग्रंथि का काम है कि अतिरिक्त लवण को शरीर से बाहर कर देना, तो यही काम करता है, अतिरिक्त लवण को शरीर से बाहर निकालता है। कौन निकालता है? श्वेत ग्रंथि। उसके बाद है भारतीय संविधान के अनुसार महालेखाकार कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक पद होता है। कार्य अवधि कितनी होती है? 6 वर्ष की होती है, जो भारत सरकार के वित्त का ऑडिट करती है। भारत सरकार का जो आय और व्यय है वो उसको देखती है। कौन? उसको भारतीय महालेखाकार कहा जाता है। अंग्रेजी में कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक पद है महालेखाकार का, और इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए। कै वर्ष के लिए? 6 वर्ष तक अगर ये नियुक्त हो गए तो भारत सरकार के आय और व्यय का लेखा जोखा इन्हीं के द्वारा किया जाता है 6 वर्ष तक। उसके बाद है श्री चैतन्य किस देवता के उपासक थे? भगवान कृष्ण के उपासक थे। चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के उपासक थे। पीएच या शब्द पीएच यह शब्द क्या दर्शाता है? तो घोल अम्लीय है या क्षारीय? कोई भी घोल है अम्लीय या क्षारीय है, अम्लीय है कि क्षारीय है, इसका पता पीएच से हम जान सकते हैं। पीएच वैल्यू निकाल करके हम जान सकते हैं कि अम्ल जो है वो क्षारीय अम्लीय है, घोल जो है वो अम्लीय है कि क्षारीय है, पीएच मान के द्वारा हम पता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है किस हैलोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है? फ्लोरीन की। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन ये सब एक हैलोजन परिवार के सदस्य हैं, हैलोजन परिवार के सदस्य माने जाते हैं। हैलोजन एक परिवार है, रासायनिक परिवार है, जिसमें है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन ये सब। उसके बाद है पितृदुरा। पितृदुरा सजावट पत्ती किसके राज में लोकप्रिय थी? जहांगीर के राज में। जहांगीर जब राजा बना था तो सजावट का काम पितृदुरा, एक सजावट पद्धति, भवन को सजाने के लिए, किसी मंदिर को सजाने के लिए पितृदुरा पद्धति अपनाई गई थी जब जहांगीर राजा बना था भारत में। उसके बाद है फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस ये 2 उपग्रह किसके हैं? मंगल ग्रह के। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस और दूसरा का नाम है डीमोस। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। क्या हैं? उपग्रह दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। सवाल है आपका कि आवेगा फोर्बोस तथा डीमोस, फोर्बोस तथा डीमोस किसके उपग्रह हैं? तो मंगल के। मंगल के 2 उपग्रह होते हैं, याद रखना है। उसके बाद लाइकेन किससे संबंधित है? शैवाल से। लाइकेन एक प्रकार का पौधा होता है जहाँ पर ज्यादा पानी गिरते रहता है कल के पास या नल के पास, तो वहां पर देखेंगे कि हरा काई जम जाता है, या तालाब के किनारे या जलाशय जो है उसके किनारे एक हरा रंग का घास टाइप का हो जाता है, और उसी को हम लाइकेन कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में शैवाल कहा जाता है, शैवाल कहा जाता है। तो लाइकेन किससे संबंधित है? शैवाल से संबंधित है। अब नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। इसमें कई देश शामिल हैं, यूरोपीय देश। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी, 1949 में। में हुई थी। हीरा चमकीला दिखाई पड़ता है, क्यों चमकीला दिखाई पड़ता है?
तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, फुल कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन, फुल कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिस कारण हीरा जो है दूर से ही चमकता है। उसके बाद है रामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने किसको हराया था? दारा शिकोह को हराया था, दारा शिकोह को हराया था। उसके बाद अगला है मुंबई में पहला कपड़ा मिल किसने खोला था? तो सन 1853 में कावस जी नाना भाई खोले थे, कावस जी नाना भाई। सबसे पहले सूती वस्त्र का मिल 1853 में मुंबई में खोला गया था। और कौन खोले थे? कावस जी नाना भाई, कावस जी नाना भाई। फास्जिन का रासायनिक नाम क्या है? कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। उसके बाद है मगध के राजा बिंबिसार किस राजवंश से थे? तो बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का था। जैसे अभी हम बताया कि कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का था, तो इसी तरह से प्रश्न पूछ दिया है कि मगध के राजा बिंबिसार किस राजवंश के थे? तो हर्यक वंश के वो राजा थे। उसके बाद है रक्तस्राव रोकने के लिए किस लवण का प्रयोग होता है? फेरिक सल्फेट का प्रयोग होता है, फेरिक सल्फेट। जहीं कट जाता है तो खून ज्यादा बहने लगता है, तो उसको रोकने के लिए फेरिक सल्फेट से कुछ दवा बनती है, उस दवा को खिलाने से या लगाने से रक्तस्राव जो है वो बंद हो जाता है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है सबसे बड़ा द्वीप समूह। उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संपादित पत्रिका कौन थी? बंग दर्शन। बंकिम चंद्र चटर्जी एक अपनी पत्रिका भी निकालते थे बंगला भाषा में, और उस पत्रिका का नाम था बंग दर्शन, बंग दर्शन, बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके बाद है ग्रीनविच किसके बगल में स्थित है? जो टाइम से संबंधित है ग्रीनविच, तो लंदन के बगल में स्थित है। ग्रीनविच कहाँ स्थित है? लंदन के बगल में स्थित है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ है? समुद्र तट किनारा चेन्नई में, चेन्नई को माना जाता है। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट चेन्नई में है। ये 31 गो प्रश्न है और परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसको आप देख लीजिएगा परीक्षा में जाते वक्त, हो सकता है 2-4 प्रश्न से आपको लड़ जाए। आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में कुछ नया चीज लेकर के ओझा उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।